को एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। आप लोग को हम लोग को पॉलिटी का एमसीक्यू पढ़ रहे हैं क्लास 12 जिसमें चैप्टर नंबर 5 हम लोग को पढ़ना ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हम लोग को चैप्टर नंबर 5 में कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां एवं पुनर्स्थापन। अब हम आप लोग से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी त्रुटि लगेगा तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें इम्प्रूव करवाने की हमें मदद करेंगे ताकि हम और वीडियो को इम्प्रूवमेंट ला सके और सभी के लिए बेहतर बना सकें। और लोगों के पास भी पहुंचाते रहिए। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता हो तो पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए कमेंट करके कि आप में ये चीज़ सुधार करनी है, फिर आगे भेजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। तो आपसे हम ये पूछते हैं कि अध्यक्ष बनने की जब बात आती है तो अध्यक्ष बनी होंगी और उसके बाद ये प्रधानमंत्री पर गई होंगी। तो प्रधानमंत्री तो ये तो हम जानते हैं कि पहले प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बात में जब आते हैं तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे जिनका मृत्यु 1966 में ताशकंद में हो जाती है। थर्ड प्राइम मिनिस्टर जो हमारी बनती है वो इंदिरा गांधी कब बनती है, 1966 में। अब सोचिए कि 1966 में प्रधानमंत्री बनी तो इसके पहले ये इंदिरा गांधी ने अध्यक्षता कर बैठी थी किनकी, कांग्रेस की। तो अब ये ऑप्शन में आपसे पूछे गए हैं कि अध्यक्ष आखिर ये कब बनी, कब से कब ये अध्यक्ष रही। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 है 1960 में अध्यक्ष बनी थी, 1959 में बनी थी, 1958 में बनी थी, 1957 में बनी थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1959 में। 1959 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन, इंदिरा गांधी। इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठी हैं। एक तो हो गया कि जो बैठी सो बैठी रह गई, कब से 1966 से जो बैठी ना 1977 तक बैठी। ये 77 में ही आपके ये इलेक्शन हार गई थी जो कि जब से ही आप इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बाद, और यहाँ से बन गए थे मोरारजी देसाई। इनके बाद जैसे मोरारजी देसाई ने फिर से रिजाइन किया क्योंकि उनको फिर से हटा दी गई थी, तो फिर से यहाँ पर 1 सालों के लिए बैठे थे, 1 साल से भी कम थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और इनके बाद फिर से इंदिरा गांधी आ जाती हैं जो अब 4 साल तक रहती हैं और फिर इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हो जाता है, यानी कि मार दिए जाते हैं। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो इनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो क्रम से आप लोग को पता है, तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको राजीव गांधी बने, इसके बाद आपके बने विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, आपके 8वां में चंद्रशेखर बन जाते हैं और 9वां में बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और इनको सभी लोग याद रखते हैं। कारण क्या है कि इनके शासनकाल में एक वित्त मंत्री थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने ही भारत को उजागर किया है इकोनॉमी के क्षेत्र में, इसलिए इनका नाम के चलते पीवी नरसिम्हा राव को भी नाम आ जाते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी उसके बाद बने, फिर उसके बाद HD देवगौड़ा बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने, और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जो पहली बार बने थे वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं बने थे, बस 1 साल भी नहीं बने, 13 महीने के लिए बने थे। लेकिन फिर जब जीत करके आए तो इन्होंने 5 साल पूरा टेन्योर कंप्लीट किया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो मनमोहन सिंह बने जो 10 साल रहे, और उसके बाद फिर जब अभी तक 2014 से लेकर के अभी तक कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो मोदी जी हैं अभी तक यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया। 1959 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने थे। आपको क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबों को नहीं, गरीबी हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना है, ठीक है। गरीबों हटाने का मतलब गरीबी आदमी को सबको मार देगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कही गई थी, गरीबी हटा, तो यहाँ पर आपको ऐसे उड़ाया जाएगा, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दी थी, इंदिरा गांधी ने, कि राम मनोहर लोहिया ने, कि लाल बहादुर शास्त्री ने, कि नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो इसकी आंसर सही हो जाता है इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी के बाद भी 1986 के लगभग में आपकी गरीबी हटाओ का नारा एक बार फिर से आया था जो कि राजीव गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कहता गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। यह नारा उन्होंने 1971 के चुनाव अभियान में दिया।
यह नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। आप लोग को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको हम अलग से एक वीडियो बना करके डाला हुआ था योजना आयोग से रिलेटेड, जिसमें नीति आयोग और योजना आयोग को बताया गया था, ठीक है। आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि नीति आयोग भारत में इम्प्लीमेंट कब कर दी गई थी, ठीक है। 2015 में हुआ था, लेकिन आपको डेट बतानी है कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद अभी ये चीज़ बताने हैं कि ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चली थी। पहला आपको हम बता देते हैं कि आपको पता है कि 1951 से चली थी 1956 तक। इसके बाद आपकी चली थी 1956 से चली थी 1961 तक। लेकिन इसके बाद पता है कि तृतीय आई थी 1961 से 1966 तक। लेकिन फिर यहाँ पर हो जाता है 3 साल का गैप। क्या होता है? 3 साल का गैप हो जाती है। तो फिर से स्टार्ट होते हैं 1969 से। लेकिन अब बताने के लास्ट कब करेगा, तो इतना भी आप दिमाग लगा सकते हैं, 5 साल जोड़िएगा तो 1974। तो ये आपका है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना के तहत इन्होंने नारा दिए थे। गरीबी हटाओ नारे के बारे में कुछ और ख़ास बातें क्या है उसके बारे में देखिए। इसके गरीबी हटाने का मतलब क्या है कि उसको पैसा दे दो, नहीं, उसको उन्मूलन करना है। गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने हैं, जिसमें हम लोग प्रयास कैसे कर सकते हैं। रोजगार अगर देंगे तो अप्रूपी क्या हो जाएगी, उसके विकास हो जाएगी। जैसे अभी 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो उसमें इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। कारण क्या है कि महंगाई बढ़ गया और लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग सामान को खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे जीडीपी क्या हो रही है, लॉस में जा रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पैसा मिलने लगेंगे, जब यहाँ पर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगी, तो इस दौरान क्या होगा कि लोगों के पास जब पैसा आ गया तो खरीदारी करने शुरू करेंगे और हमारे जो भी जीडीपी गिर रहा था वो जीडीपी फिर से संभलने लगेगा और हम आगे जा कर के $3 ट्रिलियन का जीडीपी भी कर सकते हैं। अपना जो टारगेट रखे हैं उसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग कुछ बातें क्या है कि यह नारा गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन के लिए और रोजगार सृजन के लिए मकसद से दिया गया था कि यहाँ पर रोजगार को और बढ़ावा मिल सके, रोजगार और यहाँ पर हो सके। इस नारे के तहत गरीबों और होशियार पर पड़े लोगों तक सीधे पहुंचने की कोशिश की गई। यानी कि ये नारा जो गरीबों के और जो भी उसके लायक थे उन सभी के पास ये सीधे पहुंचने लगी कि नहीं, ये चीज़ गरीबों के लिए क्या किया जा रहा है, तो उसको उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनकी गरीबी हट सके और लोग अच्छे खासे जीवन यापन कर सकें। पर कैपिटा इनकम भी हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए। छठी पंचवर्षीय योजना जो लाई गई थी 1980 से 1985 तक, इसमें भी गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरू की गई थी। राजीव गांधी ने भी 1989 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और अभी सभी लोग, जितने भी लोग भी आते हैं, सब गरीबी हटाओ का नारा ही स्टार्ट करते हैं ताकि गरीब न रहे और फिर से आरक्षण देना सब शुरू कर देते हैं। क्योंकि आरक्षण जब स्टार्टिंग में आई थी तो कही गई थी कि बस 10 साल तक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप सरकार का दायित्व बनता है कि 10 साल के अंदर अंदर तक जो भी अमीर और गरीब के बीच में फासला है उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये ख़त्म होने का चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो भी नेता आएंगे वो क्या करेंगे, अपने वोट बैंक के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाते चलेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि ये सरकार की नाकामी को दिखाता है। क्योंकि अभी तक आरक्षण इसलिए तो दिया जाता है कि वहाँ पर जो बड़े लोग हैं, ज़्यादा पूंजीपति लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास कुछ पैसा ही नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। तो इस डिफरेंस को कम अभी तक सरकार ने नहीं कर पाया, जिसके कारण से अभी तक आरक्षण देने की मजबूरी उसको पड़ रही है। तो इस बात को के लिए आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था। तो पहले बताइए कि आर्यभट्ट जो है ये पहला कृत्रिम उपग्रह है। तो आर्यभट्ट थे कौन, तो इन्होंने जीरो का खोज किया था, शून्य का, और ये भी एक बिहार के ही निवासी थे, समझ रहे हैं। तो प्रथम जो हमारा वायु अंतरिक्ष यान है ये कौन से हैं, आर्यभट्ट हैं। तो किनके शासनकाल में ये उड़ाई गई थी, किसके शासनकाल में प्रक्षेपित की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछी गई। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी पीवी सिंह, और डी आपका है पीवी नरसिम्हा राव। जल्दी से इसका आप आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगी इंदिरा गांधी। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 19 अप्रैल
19 अप्रैल 1975 को पहली बार भारत का एक अपना रॉकेट यानी अपना अंतरिक्ष यान भेजा गया था, यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे 19 अप्रैल और 1975 को। कहता है आर्यभट्ट भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इसका नाम 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यानी कि अपने पास तो रॉकेट नहीं थी, तो हमने क्या किया, सोवियत संघ से रॉकेट उधार लिया और उसके तहत यानी उसके सहारे हमने यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया। आर्यभट्ट के बारे में कुछ चीज़ बातें जान लीजिए। यह भारत का पहला स्पेस मिशन था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लॉन्च किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया था। इसे सोवियत संघ ने सोवियत इंट्रोकॉस्मोस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया था। यह पूरी तरह से भारत में बनाया गया था। ठीक है, इसका वजन कितना था, 360 किलोग्राम। ये भारत का यानी कह सकते हैं कि पहला उपग्रह था, क्योंकि इसमें और किसी भी देश का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी बनाने में, सैटेलाइट को बनाने में। ना कि आपको रॉकेट वो होता है जो उसको ढोकर, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कहीं जाना है तो हम लोग उसका पैसेंजर हो गए और वो बस क्या हो गई, उसको मतलब गाड़ी हो गई। इसी प्रकार से अगर सैटेलाइट जो है ना वो पैसेंजर हो गया और उसको लेके जाने के लिए जो व्हीकल होती है उसको हम लोग रॉकेट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। कहता है क्वेश्चन में 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम लोग को पता है कि भारतीय प्रधानमंत्री 1966 से जो बनी थी वो 1977 तक रही हैं। पूरा 1977 नहीं, 1976 कहा जाए तो यहाँ तक रही हैं। कौन रही हैं ये, ठीक है, ये कौन रही हैं, इंदिरा गांधी। तो एक क्वेश्चन है कि आपको जब 18 मई 1974 की बात की गई तो इसके बीच में तो 1974 आता है, तो इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन होगी, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होंगी। कहता है मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। ये कब की बात कही गई है, 1983। आपको मैं बताया हूँ कि इस वक्त 1980 से लेकर के 1984 तक फिर से यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार आई थी। इंदिरा गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनी और 1984 में ही उनको एसिनेट कर दिया गया, यानी कि हत्या कर दी गई। तो यानी कि समझिए कि जब क्वेश्चन है 1983 तो बताइए कि 1980 और 1984 के बीच में क्या आएगा, 1983। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी शिखर सम्मेलन होंगे उसमें कौन अध्यक्षता करेंगे, तो उसकी अध्यक्षता करेंगे इंदिरा गांधी। तो आंसर इसकी क्या हो जाएगी, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध था। जस्टिस पार्टी जो है वो किस राज्य से संबंध था, यानी किस राज्य की लोकल पार्टी थी जस्टिस पार्टी। गुजरात की थी, उड़ीसा की थी, या बिहार की थी, या फिर मद्रास की थी। तो इसके आंसर जो सही आता है वो आपका आता है मद्रास। कहाँ की थी, मद्रास की। इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। जस्टिस पार्टी आधिकारिक तौर पर यह दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में एक राजनीतिक पार्टी थी। क्योंकि हम लोग पास प्रेसिडेंसी ज़्यादा नहीं था, बॉम्बे था, एक मद्रास था और एक कौन था, बंगाल था। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंसी थी। इसमें आपको जस्टिस पार्टी उसमें दिखाई देता है, किसमें, मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहता 1967 में हुए बिहार विधानसभा, अब बिहार की बात है, भारत की नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी थी। यानी कि बताइए कि जब बिहार में सरकार बनी तो आपसे पूछेगा किस प्रकार की बनी, संयुक्त विधायक दल की सरकार थी, या कांग्रेस की सरकार थी, या वामपंथी सरकार थी, उपयुक्त में से किसी भी सरकार नहीं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं विधानसभा जब चुनाव हो रहा था 1967, इसके पहले 3 चुनाव हो चुके थे। जब 3 चुनाव हो चुके थे तो सभी में क्या हुआ, धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ खत्म होने लगी और किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं मिला।
तो इस सब ने क्या किया कि थोड़े थोड़े मिला करके एकजुट हुए, और एकजुट हुए तो गठबंधन की सरकार यहाँ से चलनी शुरू हुई, और यहीं से कह सकते हैं संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी। किसी एक पार्टी की यहाँ पर सरकार नहीं बनी थी, और यहाँ से कांग्रेस की मजबूती खत्म होने लगी, और हम कह सकते हैं कि राज्यों में कांग्रेस की पकड़ धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं। कहते हैं वर्ष 1967 में बिहार, संयुक्त बिहार, जो भी बिहार संयुक्त कहने का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ से झारखंड अलग नहीं हुआ, झारखंड साथ में। विधानसभा का चौथा चुनाव हुआ, 3 चुनाव ऑलरेडी हो चुकी थी और ये तीसरा चौथा चुनाव था। पहली बार इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल नहीं हो सकी, पहली बार, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा में चुनाव के बहुमत मिला, कांग्रेस की बहुमत मिला था, लेकिन तीसरा में हुआ क्या कि तीसरा, हम चौथा की बात नहीं तीसरा की बात कर रहा हूँ, कि इसमें हुआ था, लेकिन घींच घाच के कहते हैं ना कि अपना पास करना बहुमत, उस प्रकार से तीसरा में ही पता चल गया था कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो उसी प्रकार से कहा गया कि जब तीसरा में पता चल गया तो यहाँ पर सरकार को चाहिए थी कि हम बिहार में और पकड़ बनाएं और बिहार को ज़्यादा डेवलप करें, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और फिर क्या कर गए, तो उनकी पकड़ धीरे खत्म हो गई और चौथे चुनाव पर वो हार चुके थे। इसके पहले तीनों चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन क्रमशः घटता गया था, पर हर बार वह बहुमत प्राप्त करने में सफल रहे। इन्हें बहुमत हासिल नहीं होने के कारण आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बना, जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कब? 1967 में, और ये आपका विधानसभा का चौथा इलेक्शन था। कहता है गैर कांग्रेसवाद यानी नॉन कांग्रेसिज्म का नारा किसने दिया था? कौन थे जो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे? लालू यादव थे, या जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, या चौधरी चरण सिंह थे? तो इसकी आंसर होता है राम मनोहर लोहिया। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस से हट करके एक गैर कांग्रेसवादी भी हमको सरकार बनानी है और एक नया सा पार्टी भी बनाना है। ठीक है, तो इसमें कौन थे पार्टिसिपेट किए थे? राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है 1967 के आम चुनाव के बाद भारत में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? तो देखिए किस पार्टी का? कांग्रेस का तो बनी नहीं थी, लोक दल भी अलग अलग किसी की नहीं बनी थी। जब भारतीय क्रांति दल थी उसके नेतृत्व में सरकार बनी कि कही गई, क्योंकि ज़्यादा सीट लाए होंगे तो इसी का लोग बात माने और संयुक्त होकर के लोग करें। तो अगर किसके नेतृत्व में बना था तो भारतीय क्रांति दल के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा सरकार यही बनी पहली बार बिहार में। कहता है 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? सिर्फ एक ऐसा बिहार ही नहीं था, और भी राज्य था जहां पर कांग्रेस की पकड़ खत्म हो गई और यहां पर गैर कांग्रेस सरकारें बनी। जैसे कि बिहार में बनी थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी और पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर क्या हुई थी कि कांग्रेस सरकार हार गई थी और यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार के हाथों में सत्ता चली गई थी। टाइमिंग 17 टाइम है भी है। कहता भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जब ये पहले की बात बताए कि पहला कौन ऐसा प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे, तो देखिए कांग्रेस में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी ही थे, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेसी ही थे, थर्ड इंदिरा गांधी कांग्रेसी ही थे। जो 1977 में चुनाव लड़के आए जनता पार्टी से, और वो कौन थे? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से थे, ये आपका कांग्रेस से नहीं थे। तो पहले यही प्रधानमंत्री बने हैं मोरारजी देसाई, जो गैर कांग्रेसी थे। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? बार बार कह रहे हैं जनता पार्टी कब आई थी? 1977 में। तो इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। दल बदल यानी कि डिफेक्शंस क्या है? दल बदल क्या है? देखिए दल बदल कानून कुछ और है और दल बदल कुछ और है। कानून तो बाद में लाई गई थी, राजीव गांधी के द्वारा पेश किया गया कानून को, जो 10वीं अनुसूची में डाला गया। लेकिन दल बदल होता क्या है? तो कहता है चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में क्या होते हैं? सम्मिलित हो जाते, मिल जाते हैं। जैसे निर्विरोध मान लो कि कोई जीता, तो किसी दल से नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन वो सब करता क्या है कि कोई भी पार्टी अगर मान लो कह दिया कि हम तुम आओ तो मेरे साथ, हम तुमको ये देंगे वो देंगे, अपना मंत्री बना देंगे, लालच वगैरह दिया, तो क्या हो जाएंगे? उससे दूसरे दल में मिल जाएंगे।
ठीक है। तो यही जो था दल बदल, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे सोचिए कि हमने मान लिया जाए कि ए पार्टी हमको अच्छा लगा था और एक बी पार्टी जो हमको अच्छा नहीं लगा था। इसके मेंबर जो हमारे पास थे सी डी ई थे, और इसके मेंबर मान लिया जाए ई एफ और जी थे। मान लो हमें अच्छा लगा था सी, और कहे थे कि सी अच्छा लगा इसलिए हम सी को वोट दिए। जरूरी नहीं कि हम ए पार्टी को लाइक कर रहे थे, हम लाइक किसको कर रहे थे, सी को। हम पार्टी को देख करके वोट हमने नहीं दिया। या तो कुछ आदमी ऐसे होंगे जो सी को जो वोट दिए ना, वो पार्टी को देख करके दिए कि हमको इसको से क्या मतलब है, ये तो पार्टी जीत रही है ना। तो दो तरीके से यहाँ बन सकते हैं। एक तो लोग सी को देख करके वोट दिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग पार्टी सी को वोट इसलिए दिए, वो पार्टी को देख करके दिए, और अगर ये जीतने के बाद इसमें चला जाए, तो बताइए कि जो पार्टी ए को देख करके वोट दिया था, अब वो तो बता कि जो बी से नफरत करता था उसी तरह जाके उसका मिल जाए, तो बताइए जो उसका प्रतिभागी मिल जाएगा तो लोग तो गुस्सा करेंगे ना। तो ये कानून बहुत ज़्यादा दिक्कत था कि बीच बीच में सरकार को तोड़ दी जाती थी, खरीद बिक्री हो जा रही थी विधायकों को या सांसदों को। तो सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार जब आई 1984 में, तो वहाँ से यहाँ सरकार ने क्या कर दी, उसको चेंज कर दिया और कहा इसमें एक संशोधन करेंगे और कानून बनाएंगे कि जीतने के बाद कोई भी अगर दल छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उस पर दल बदल कानून लग जाएगा और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। हाँ, अगर हारा व्यक्ति है वो जाना चाहता है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीता हुआ व्यक्ति अपना दल नहीं बदल सकता है। यही है दल बदल। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए। चुनाव पूर्व दूसरे दल में शामिल होना, चुनाव के पहले दूसरे दल में शामिल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये दल बदल नहीं है। सरकार में अनेक दलों को शामिल होना, ये नहीं, ये तो गठबंधन के प्रकार बता रहा है कि ये तो गठबंधन के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए। कदा किसी विधायक और सांसद का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, मौलिक सिद्धांतों के आधार पर विधायक या सांसद का अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध योगदान करना, किसी दल के छोड़ने के बाद विधायक या सांसद का निर्दलीय रहना, ये सब क्या है, दल बदल के अंतर्गत आते हैं। आमतौर पर भारतीय राजनीतिक में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है, बताइए। ऑप्शन है 1952 के आम चुनाव से, 1957 के आम चुनाव से, 1962 के आम चुनाव से, या 1967 के आम चुनाव से। तो इसकी आंसर हो जाएगी 1967 के आम चुनाव से। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ, बताइए। कितने कितने हो गए थे चुनाव, तो हमको ये तीसरा हो गया था, चौथे चुनाव। तो दल बदल द्वितीय आम चुनाव के बाद नहीं, चौथे आम चुनाव के बाद ये काम हुआ था कि दल बदल की शुरुआत हो चुकी थी, खरीद बिक्री की शुरुआत हो चुकी थी। तो बात अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद हुई थी, तो आंसर क्या होगा, चौथे आम चुनाव के बाद। भारत में दल विरोध में से संबंधित कानून कब बना, बताइए। आपको हम पहले ही हिंट देते थे राजीव गांधी के सरकार में, और इनकी सरकार जो चली है और वो कब स्टार्ट हुई थी, 1984 से। तो इस प्रकार से 1989 के चला, ठीक है। और इनको भी असैसिनेट ही कर दी गई थी। तो ध्यान रखना ये कब होगा, 1985 में, क्योंकि उसके बीच में कोई है ही नहीं। 1984 से 1990 मान के चलो, इसके बीच में कोई भी नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा, 1985। सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं, तब दल बदल लगे अपनी मर्जी से, या पार्टी व्हीप की अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा कि आप क्या हो जाएंगे, आप सदस्यता खत्म कर दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, तब आप किसी दल में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो सोचिए कि अगर एक जो था इसका सी आदमी ये जीता हुआ था, लेकिन जब इस्तीफा दे करके चाहेगा इसमें जाने के लिए, तो क्या बी रखेगा, कहे तू तो हार गया, अब तुम्हारा क्या है, खत्म हो गया कहानी। तो इसलिए दल बदल में दिक्कत, किसी को परेशानी भी हो सकती है। उन पर दल बदल निरोधक कानून भी लागू किया जा सकता है। सही उत्तर क्या है, दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुच्छेद दल अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। दल बदल विरोधी कानून उन लोगों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है जो एक से दूसरी पार्टियों में क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो दल बदल विरोध कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था,
संविधान किस संविधान संशोधन में लाया गया था? तो इसको लाया गया था आपको 52वां 52 संविधान संशोधन में। तो आंसर कौन सी जगह? ए। भारतीय संविधान संशोधन 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा है। इस संविधान के जरिए संसद और विधानसभा के सदस्यों को दल बदलने से रोका गया है। यह कानून साल 1985 में पारित किया गया और साल 2002 में इसे फिर से लागू कर दिया गया। इस संशोधन के तहत अगर कोई सदस्य दल बदलता है तो उसकी पार्टी से निकाल दिया जाता है और सदन से आयोग घोषित किया जाता है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर ये क्या होते हैं? लागू होते हैं। इस कानून के तहत दल बदल के लिए आयोगता कुछ आधार है। क्या है? तो अगर कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, ठीक है, तब वो क्या होगा? दल बदल कर सकता है। अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। अगर कोई सदस्य पार्टी के विपरीत वोट करता है, इसके वजह से जरूर क्या हो जाएगा? दल बदल हो जाएगा। अगर कोई सदस्य वोटिंग से दूर रहता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, वोटिंग से दूर रहता है, कब? सदस्य की बात है, सांसद के बारे में, तो बिल्कुल दल बदल उस पर लगेगा। अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तब भी उसको क्या होगा? दल बदल। क्यों? क्योंकि मनोनीत जो किया गया ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति द्वारा की गई है, तो किसी में वो जुड़ करके कभी किसी में नहीं रहेगा। इस कानून के तहत दल बदल करने वाले सदस्यों के सदन से आयोग घोषित किया जाता है। अब है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो आपको बताएं 10वीं अनुसूची में, पहले ही बता दिए। कांग्रेस सिंडिकेट क्या होता है? सिंडिकेट समझते हो? क्या देखेंगे पुष्पा 2 उसमें सिंडिकेट बनाया था। किसको? पुष्पा को। ठीक है, बस में पुष्पा जो मूवी आता है ना, फ्लावर समझा के, इसमें देखोगे तो सिंडिकेट होता है मालिक। ठीक है, मालिक मतलब कि एक तरह से उसका आदमी, ठीक है, वही उस एरिया का देखभाल करता है या जो भी काम करना है। तो कांग्रेसी मंत्रियों का समूह था सिंडिकेट? नहीं। कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेता का समूह था। सही। कांग्रेस का अंदर विरोधी गुट? नहीं। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। कांग्रेस नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुआ मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी कब 2 खोमा में बटी? बताइए। 1967, 1969। यहाँ इसलिए बट गई 1969 में क्योंकि जयप्रकाश नारायण कुछ स्टेप लिए थे अंग्रेजों के द्वारा। इस प्रकार से आज की सभा में यहीं रखते हैं। जब भी बढ़िया लगे तो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों के पास जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।